नमस्ते। देखो अपन ने भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल में एक शाखा है मानव भूगोल, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये अपने कक्षा 12 में चलती है और कक्षा 12 का पहला जो पाठ है यानी लेसन है प्रकृति और विषय क्षेत्र। अब जो सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं, सामान्य परिचय लेते हैं। भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल उसे कहते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें धरातल और प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल वह यानी विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के धरातल का और उसके ऊपर जो प्राकृतिक तत्व हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? भूगोल। भूगोल का वास्तविक विकास 16वीं शताब्दी में विकास हुआ। भूगोल को पहली बार अध्ययन के रूप में क्रमबद्ध करने के आधार के ऊपर जो हेक्टेटियस हैं, जो मिलेट निवासी हैं, उन्होंने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध कर अध्ययन किया था और साथ ही हेक्टेटियस ने स्थल भूभाग को जल से गिरा माना था, इसलिए हेक्टेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हेक्टेटियस को। क्यों कहते हैं? भौगोलिक तत्वों का क्रम निर्धारित किया था और उन्होंने ये भी बताया था स्थल भूभाग जल से घिरा हुआ है, इसलिए इनको भूगोल का जनक कहते हैं। इनके बाद में यूनान निवासी इरेटोस्थनीज, इन्होंने भी सबसे पहले भूगोल शब्द को काम में लिया और भूगोल शब्द को काम में लेके उसका अर्थ बताया कि उन्होंने भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं और ग्रीक भाषा में ज्योग्राफिया कहते हैं। ज्योग्राफिया का अर्थ निकाल के उन्होंने पृथ्वी का वर्णन बताया, जैसे GEO प्लस GRAPHOS। GE का मतलब है पृथ्वी और ग्राफोज का मतलब है वर्णन करना। तो दोनों का संयुक्त रूप से अर्थ निकल गया पृथ्वी का वर्णन करना। जिस विषय के अंदर पृथ्वी का वर्णन किया जाता है उसे भूगोल कहते हैं। ये किसने बताया? इरेटोस्थनीज। इन्होंने सबसे पहले शुद्ध पृथ्वी की परिधि को भी मापा था। उन्होंने सबसे पहले शुद्ध परिधि भी मापी, इसलिए उन्होंने इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहते हैं। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को, क्योंकि इन्होंने 3री सदी के अंदर ये बताया था कि जो भूगोल शब्द है
उसको ग्रीक भाषा में जोग्राफिया कहते हैं। जोग्राफी का जो टुकड़े करते हैं तो जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब वर्णन करना, तो संयुक्त रूप से बोलते हैं पृथ्वी का। जिस विषय में पृथ्वी का वर्णन किया जाता है उसे भूगोल कहते हैं। उन्होंने शुद्ध परिधि का भी मापन किया था, इसलिए उनको भूगोल का पिता भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं मुख्य रूप से भूगोल की शाखाएं दो हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल उसे कहते हैं जिसमें भौतिक पर्यावरण का, भौतिक चीजों का जिस विषय में अध्ययन किया जाता है वो भौतिक भूगोल का है। भौतिक का मतलब है हवा है, जल है, मिट्टी है, खनिज संसाधन है, पर्वतें, पठार है, मैदान, इन सभी को किस में लेते हैं? भौतिक में लेते हैं। तो कौन कौन सी चीजें आती हैं? जलवायु, मिट्टी, जल और उच्चावच, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? भौतिक भूगोल में किया जाता है। इसलिए यानी ये सभी भौतिक भूगोल के अध्ययन के योग्य। अब आता है दूसरा मानव भूगोल। कक्षा 12 में अपन यानी सबसे ज्यादा जोर कौन से विषय के ऊपर देंगे? इसी शाखा के ऊपर देंगे, मानव भूगोल। क्योंकि मानव भूगोल उसे कहते हैं जो कि मनुष्य जो क्रियाकलाप करता है उन क्रियाकलापों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव भूगोल में किया जाता है। तो मनुष्य क्या क्या क्रियाकलाप करता है वो सभी का अध्ययन किसमें होगा? मानव भूगोल में। क्योंकि मनुष्य क्या करता है? कृषि, इसलिए कृषि भूगोल हो गया। मनुष्य क्या करता है? उद्योग लगाता है, तो औद्योगिक भूगोल हो गया। मनुष्य क्या करता है? गाड़ी घोड़े चलाता है, तो परिवहन हो गया। मनुष्य क्या करते हैं? धन कमाता है, तो आर्थिक भूगोल हो गया। जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल आदि आदि और भी अनेक ऐसी शाखाएं हैं जिनका अध्ययन किसमें करते हैं? मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। तो मनुष्य जो जो क्रियाकलाप करता है वो उसकी शाखाओं के रूप में अध्ययन करते चले जाएंगे। मानव भूगोल का विकास 18वीं सदी में माना है। मानव भूगोल का विकास 18वीं सदी में माना है। अगर परीक्षा में प्रश्न भी पूछ ले तो कौन सी सदी में माना है मानव भूगोल का? 18वीं सदी में। अब देखते हैं मानव भूगोल की अर्थ और परिभाषा। मानव भूगोल का मतलब होता है कि जिस विषय में मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वह मानव भूगोल होता है।
दूसरे रूप में अपन पढ़ते हैं मानव भूगोल के अंदर है प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मनुष्य अनुकूलन करता है, समायोजन करता है और अनुकूल समायोजन और परिवर्तन करके उसके साथ यानी अपना जीवन यापन करता है, तो भी उसे भी क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। अब मानव भूगोल की परिभाषा, अब मानव भूगोल की अनेक विद्वानों ने अच्छी अच्छी परिभाषाएं दी हैं, उनको अपन देख लेते हैं एक को बारी बारी से। पहली यानी परिभाषा जो जर्मनी के विद्वान हैं फ्रेडरिक प्रेटजे, उन्होंने सबसे पहले अपनी किताब एंथ्रोपोजियोग्राफी में यानी मानव भूगोल की परिभाषा बताई है। और क्या बताई है, मानव भूगोल मानव समाजों, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। यानी रेड जेल ने क्या बताया है कि रेड जेल ने ये बताया है कि मानव भूगोल है ना, मानव समाज और धरातल के बीच आपस में जो संबंध पाए जाते हैं उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये किसने बताया, रेड जेल ने बताया। और इनकी मुख्य जो पुस्तक है उसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी, और यानी फ्रेडरिक रेड जेल को ही मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं या जनक कहते हैं। मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, फ्रेडरिक रेड जेल को। इनकी मुख्य किताब क्या है, बुक क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। इनकी परिभाषा क्या है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच में जो अंतर संबंध पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मानव भूगोल। अब दूसरा विद्वान है उसका नाम है एलन सैम्पल। ये यानी फ्रेडरिक रेड जेल के शिष्या थी और अमेरिका की थी ये विद्वान। उन्होंने यानी सबसे पहले बताया परिभाषा में, क्या बताया, मानव भूगोल चंचल मानव चंचल को क्रियाशील भी कहते हैं। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों के अध्ययन है। इन्होंने एलन सैम्पल ने क्या परिभाषा बताई, एलन सैम्पल ने मानव भूगोल की परिभाषा बताई, मानव भूगोल चंचल मानव यानी काम करने वाला मानव और अस्थायी गतिशील पृथ्वी। अस्थायी पृथ्वी का मतलब होता है गतिशील पृथ्वी के बीच में जो अंतर संबंध होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। एलन सैम्पल यानी नियतिवाद, निश्चयवाद,
पर्यावरणवाद यानी नियतिवाद भी वही बात है, निश्चयवाद भी वही बात है, पर्यावरणवाद भी वही बात है कि नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी, यानी यह पर्यावरण को महत्व देती थी, यानी पर्यावरण को सर्वशक्तिमान मानती थी कि मनुष्य यानी प्रकृति का दास है और प्रकृति मनुष्य की स्वामी है। जिस प्रकार प्रकृति मनुष्य को रखती थी तो अपना प्रभाव दिखाती, उस प्रभाव को मनुष्य सहन करता था और पर्यावरण के सामने मनुष्य निष्क्रिय प्राणी की तरह निवास करता था। यही नियतिवाद है। आगे पढ़ते हैं अपने तीसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा पढ़ते हैं वो विडाल डी लाप्लास। विडाल डी लाप्लास इन्होंने भी यानी मानव भूगोल की परिभाषा बताई है और विडाल डी लाप्लास फ्रांसीसी विद्वान थे। उन्होंने क्या परिभाषा दी है मानव भूगोल की? उन्होंने बताई है पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और इस पर निवास करने वाले जीवों का पारस्परिक संबंध, पारस्परिक अंतर संबंध का अध्ययन। यानी विडाल डी लाप्लास जो फ्रांसीसी विद्वान थे, उन्होंने यानी मानव भूगोल की परिभाषा बताई है पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और इस पर निवास करने वाले जीव। तो भौतिक यानी प्राकृतिक नियम और यानी इस पर निवास करने वाले जो जीव हैं, जीवन प्रक्रिया करते हैं, उनके बीच में जो आपस में अंतर संबंध पाया जाता है, उस अंतर संबंध को ही क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। ये किसने बताया? विडाल डी लाप्लास ने। विडाल डी लाप्लास हैं वो संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक भी कि संभववादी विचारधारा के जनक कौन? विडाल डी लाप्लास। अब संभववादी विचारधारा होती क्या है कि अपन ने अभी पढ़ी कि नियतिवाद, कि नियतिवाद में सब कुछ पर्यावरण को ही मानते हैं, मनुष्य निष्क्रिय प्राणी होता है। लेकिन इसके अंदर संभववादी विचारधारा के अंदर है मनुष्य धीरे धीरे अपने बुद्धि कौशल से, अपने ज्ञान से, अपनी क्षमताओं से पर्यावरण में परिवर्तन करता है और पर्यावरण में परिवर्तन करके उसमें नई नई चीजों का समावेश कर देता है, नई नई चीजों का निर्माण कर देता है। तो ऐसे यानी विचारधारा को क्या कहते हैं? संभववादी। जैसे मनुष्य बहते हुए पानी को रोककर बांध बना देता है, जिसको सिंचाई के रूप में काम में लेते हैं। जैसे कि वायुयानों का निर्माण कर देता है, जैसे प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण कर देता है, जैसे बंदरगाहों का निर्माण कर देता है, पुलों का निर्माण कर देता है। इसलिए इसमें मनुष्य यानी प्रकृति का दास नहीं, बल्कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी बनने का प्रयास करता है। अब अगले है डिकेन और पिट्स। अब डिकेन और पिट्स ने भी मानव भूगोल की क्या बताई है? परिभाषा बताई है। क्या बताई है? कि मानव भूगोल वह उसके कार्यों को समाविष्ट करते हैं
यानी उन्होंने क्या बताया, मानव भूगोल के अंदर यानी जो मनुष्य के क्रियाकलाप हैं उन क्रियाकलापों को जिसमें यानी सम्मिलित करते हैं उसे क्या कहते हैं, मानव भूगोल। इस प्रकार यानी सभी परिभाषाएं कंप्लीट हो गई। अब पढ़ेंगे अपने भूगोल की प्रकृति। भूगोल की प्रकृति। नेचर, मानव भूगोल की प्रकृति से संबंध होता है कि मनुष्य अपने जो क्रियाकलाप करता है, मनुष्य जो अपने क्रियाकलाप करता है उन क्रियाकलापों का एक केंद्र बिंदु होता है, उस केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं, उसकी प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, उसकी प्रकृति कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो भी मनुष्य द्वारा निर्मित भूदृश्य है। अब भूदृश्य को सांस्कृतिक दृश्य भी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो भी मनुष्य द्वारा निर्मित भूदृश्य हैं उन सब का अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। भूदृश्य का मतलब ये होता है कि मकानों का निर्माण है, सड़कों का निर्माण है, रेल मार्गों का निर्माण है, आदिवासियों का निर्माण है, गांवों की बसावट है, शहरों की बसावट है। इन सभी चीजों को अपन देखते हैं। उन देखी हुई चीजों को जो अपने मनुष्य निर्माण किया है उन सभी चीजों का अध्ययन किसमें करते हैं, अपने मानव भूगोल में करते हैं। अब यानी जो प्रकृति है, प्रकृति का मुख्य क्षेत्र मनुष्य की क्रियाएं हैं। प्रकृति में मुख्य क्या है, उसकी क्रियाएं, क्योंकि मनुष्य इन क्रियाओं के द्वारा ही तो किनका निर्माण कर रहा है, भूदृश्यों का निर्माण कर रहा है। इसलिए इन क्रियाओं का विकास, इसलिए इन्हें क्रियाओं का विकास कब, क्यों और कैसे आदि प्रश्नों को ढूंढने के लिए और उनका जवाब देने के लिए और भौगोलिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए इन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार जो फ्रांसीसी विद्वान है जीन ब्रुंज, उन्होंने बताया, क्या बताया, जीन ब्रुंज ने बताया, जिस प्रकार अर्थशास्त्र का अध्ययन, अर्थशास्त्र का अध्ययन कीमतों के लिए और भूगर्भ शास्त्र शास्त्र में चट्टानों, वनस्पति शास्त्र, पौधों का और मानवाकार जातियों और
इतिहास में समय का अध्ययन होता है, वैसे ही भूगोल में स्थान का अध्ययन होता है। यह स्थान मनुष्य के चारों ओर के क्षेत्र को मनुष्य की क्रियाकलापों के लिए प्रस्तुति करता है। यही मानव भूगोल की प्रकृति है। यही मानव भूगोल की प्रकृति है।